नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। दोपहर करीब 2:35 पर यह दुर्घटना घटी। गोंडा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर इस हादसे में अब बताया जा रहा है एक शख्स की मौत हो गई है और 35 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज़ भी सुनी थी। इसकी जांच की जा रही है। और आइए एक एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि ये हादसा कहां पर हुआ है। तो ये दुर्घटना कैसे घटी है, आप देख सकते हैं। ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी एक्सप्रेस। और ये जो हादसा हुआ है मोतीगंज झिलाही के बीच में हुआ है। लखनऊ से ये 150 किलोमीटर की दूरी पर है जो हादसे की जगह है, और गोंडा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गोरखपुर और लखनऊ के बीच में गोंडा बड़ा स्टेशन होता है। और अब देखते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। 21 डब्बे पटरी से उतर गए। हमारे सहयोगी रणवीर गोंडा में ही मौजूद हैं। रणवीर, अब यह आप बताया जा रहा है कि 21 डब्बे पटरी से उतरे, क्या वहां से अपडेट? देखिए, ये 22 डब्बों की ट्रेन थी और इसमें लोको पायलट के मुताबिक एक आवाज सुनाई दी। अब वो आवाज किसकी थी ये नहीं पता। इसके तुरंत बाद जो इंजन और इंजन के बाद का डब्बा है ये दोनों बच गया, और बाकी जो पीछे पेंट्री कार और 4 एसी के डब्बे थे उनमें एक एसी का डब्बा पूरी तरीके से पलट गया और 3 डब्बे ऐसे थे जो 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, यानी पूरी तरह नहीं गिरे थे। और बाकी जितने डब्बे हैं वो सब, चूंकि रेल की पटरी उखड़ गई तो कोई लेफ्ट कोई राइट की तरफ उसका वो रिक्लाइन हो गया, लेकिन वो पलटा नहीं। और इसी वजह से इतनी बड़े रेल हादसे में जो मृतकों की संख्या है वो हालांकि पहले 2 बताई गई थी, लेकिन चूंकि हड़बड़ी में जो आंकड़ा प्रशासन को मिला था उसमें 2 का नंबर आया था। जो संख्या है वो फाइनली 1 बताई गई है और 30 लोग घायल हैं, जिसमें 6 की हालत थोड़ी गंभीर है। तो फिलहाल रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। जो अप और डाउन लिंक है, तो जो रेल की 2 पटरियां होती हैं अगल बगल, तो उसमें से एक लाइन पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन चूंकि दुर्घटना हुई है इसलिए दूसरी कोई ट्रेन दूसरी पटरी से नहीं गुजारी जा रही है। तो रेलवे प्रशासन यहाँ पे फिलहाल जो रेस्टोरेशन के लिए दुर्घटनाग्रस्त पटरी जो है वहां से ट्रेन के डब्बों को लेफ्ट की तरफ हटा रही है, ताकि राइट साइड की जो दूसरी पटरी है वहां से ट्रेनों की आवाजाही जो है उसको शुरू किया जाए। फिलहाल जो बड़े अधिकारी हैं और जो रेलवे के कर्मचारी और मजदूर हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। जेसीबी लगाई गई है, लाइट्स लगाई गई हैं, चूंकि बहुत अंधेरा है, ग्रामीण इलाका है, तो लाइट्स लगा करके जेसीबी के जरिए जो दुर्घटनाग्रस्त डब्बे हैं उनको हटाने का काम चल रहा है। जो यात्री सवार थे जिनमें गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल भेजा गया है, जिनको हल्की चोटें आई थी उनको सीएससी भेजा गया था, और जो बाकी यात्री सकुशल यहाँ से निकले उनको बसों में बिठा करके अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, ताकि उनके गंतव्य तक पहुंचाने की उनकी व्यवस्था की जाए। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी कोशिश सिर्फ अभी ये है कि जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिले, उनकी जान बचाई जा सके, और बाकी जो रेलवे ट्रैक है उस पर रेस्टोरेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो संभव है कि आज रात में यह रेस्टोरेशन का काम चलेगा और सुबह से जो अपलिंक है, यानी कि दूसरी पटरी गोरखपुर से लखनऊ वाली, उस ट्रैक पर जो ट्रेनों की आवाजाही है उसको शुरू किया जाएगा। फिलहाल फौरी तौर पर 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 11 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रूट डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है, यानी कि वो ट्रेनें अब चलेंगी लेकिन देरी से चलेंगी क्योंकि उनका रूट बदला गया है। तो फिलहाल जो यहाँ पे रेस्टोरेशन है वो चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस तमाम जानकारियों के लिए कि अब 21 डब्बे पटरी से उतरे एक व्यक्ति की मौत हुई है और 30 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत ज़्यादा गंभीर बताई गई है। सुबह तक कहा जा रहा है कि रेस्टोर हो जाएगी रेल की पटरी। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद के बाद एक होटल से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा जो 22 तारीख से शुरू हो रही है, उस दौरान दुकानदारों को दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर एक ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया गया। ढाबे के मालिक का कहना है कि मुस्लिम कर्मचारियों को हटवाना ठीक नहीं है।
ये आया था कि आप प्रोपराइटर का बोर्ड लगाएंगे, जो प्रोपराइटर मतलब जो चला रहा है वही उसका नाम होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि किसका होटल है। भाई ये तो मैं कह नहीं सकता क्या भाई, इस बारे में तो नहीं कह सकता। वो लगा दिया आपने, उसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़के जो काम करते थे उनको भी हटाया गया है। हाँ ये उन्होंने कहा क्या ना भाई, प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ना भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे जी। चारों को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? होले होंगे 6-7 दिन। और आपको बता दें, इससे पहले मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा पर स्वामी यशवीर की चेतावनी को देखते हुए मुस्लिम होटल संचालकों और फल विक्रेताओं को अपने नाम वाली पट्टी लगाने के निर्देश दिए गए थे और इसे लेकर विवाद पर जिला प्रशासन का कहना है कि हालात को देखा जाएगा। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कावड़ यात्रा। लाखों कावड़िए मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। बगरा स्थित योग साधना केंद्र के जो ये यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि यदि कावड़ रूट पर पड़ने वाले इस तरह के होटल और दुकान पर मालिक अपने नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन छेड़ देंगे। देखिए, जो भी हमारे पारंपरिक रूट हैं मुहर्रम के जुलूस के और जो हमारे कांवड़ मार्ग है पारंपरिक, उन सब पर सीसीटीवी फुटेजेस से उनका सर्विलांस किया जा रहा है और साथ में हर जुलूस पर ब्लॉक फॉर्मेशन में फोर्स लगा के जुलूसों को सकुशल निकाला जा रहा है। किसी प्रकार के भी हथियारों का प्रदर्शन या ऐसे किसी गाने का या ऐसे नारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। उन सबके साथ मीटिंग करके उनको नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं। यदि वो ऐसा करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी पारंपरिक जुलूस है उनको शांतिपूर्ण निकलवाया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिला के कावड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे से शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने भी ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाले दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। और कांग्रेस विपक्ष इस पर हमलावर है, मसले को उठा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने जितनी जल्दबाजी में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 50 से 70% आरक्षण वाला बिल कैबिनेट में पास कराया, उतनी हड़बड़ी में इस पर रोक लगाने का फैसला भी किया है। सवाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कार्यशैली पर अब उठ रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिद्धरमैया सरकार घिरी नजर आ रही है। कर्नाटका सरकार स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में 50 से 70% आरक्षण देने वाला बिल फिलहाल विधानसभा में नहीं लाएगी। ये बिल कब सदन में रखा जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन इसको लेकर बेंगलुरु में प्रदर्शन शुरू हो गए। कर्नाटका रक्षणा वेदी के आईटी सेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई, क्योंकि इस सेक्टर के कुछ जाने माने नाम और संस्थाओं ने आरक्षण पर आपत्ति की थी।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और यहां भी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कनाडिगास के लिए ढुलमुल आरक्षण नीति पर सवाल उठते रहे। चीफ मिनिस्टर पूरा नाटकबाजी कर रहा है। He is not serious about the reservation in private jobs for the Kannadigas. It's a serious issue which needs to be addressed. But he should have consulted all the stakeholders. He should have taken everybody into confidence. उप मुख्यमंत्री या फिर विपक्ष के नेता या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पहला कार्यकाल। सिद्धरमैया की छवि एक प्रखर और अपने फैसले पर टिके रहने वाले नेता की रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी यह पकड़ कमजोर पड़ रही है। मूडा का कथित स्कैम हो या फिर रिजर्वेशन बिल, शुरू से ही दुविधा साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की दुविधा का आलम यह है कि निजी कंपनियों के प्रशासनिक पदों पर 50% और गैर प्रशासनिक पदों पर 70% आरक्षण के बिल पर कैबिनेट ने पहले मुहर लगाई, फिर मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो सी और डी कैटेगरी में 100% आरक्षण देने जा रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती। बाद में मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से इस पोस्ट को हटा दिया। दूसरी पोस्ट भी इसी तरह भ्रामक थी। ड्राफ्ट बिल में गैर प्रशासनिक पदों पर 70% रिजर्वेशन की बात कही गई है, लेकिन सिद्धरमैया ने 75% लिखा। अब सरकार को सिद्धरमैया के बचाव में आगे आना पड़ रहा है। यह पैनिक मोड नहीं है, इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। हमारा मकसद इस राज्य और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर करना है। मूडा के कथित जमीन घोटाले में जब बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग के साथ मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, तो रातों रात मुख्यमंत्री ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग बना दिया। कुल मिलाकर 76 साल के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के तेवरों पर उम्र हावी होती नजर आ रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आज उनकी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल करवाकर उनको कोर्ट में पेश किया गया। पुणे पुलिस ने उनको रायगढ़ से हिरासत में लिया था। उन पर किसान की पिस्तौल लेकर धमकाने का आरोप है। मनोरमा खेड़कर के खिलाफ पुणे में मामला दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी अब मराठा मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र दौरे के दौरान इस तरह के संकेत दिए कि वे मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले ओवैसी राज्य में दलित मुस्लिम कार्ड खेल चुके हैं। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक नया चुनावी समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी की ओर से संकेत दिया गया है कि अगर मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल प्रस्ताव रखें तो एआईएमआईएम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। कि मैं मनोज जरांगे साहब की, ओवैसी साहब भी हम बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कि एक गांव का एक बहुत छोटा सा एक आदमी था, एक सामान्य आदमी था, उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार किया और उस मूवमेंट को देखते हुए, उसकी प्रामाणिकता को देखते हुए उसका पूरा समाज उसके साथ जुड़ा है। वो अब चाहता है कि जो लोगों ने अलग अलग समाजों के साथ नाइंसाफ़ी की है उन सबको इकट्ठा किया जाए। उसमें मुसलमानों के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इस देश के अंदर, तो अगर वो चाहते हैं कि साथ में मिलकर आए तो यकीनन हम इसको बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू किए गए मनोज जरंगे पाटिल के आंदोलन का चुनावी नतीजों पर खासा प्रभाव पड़ा। मराठाओं ने बड़े पैमाने पर पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में महायुति उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया। गठबंधन पिछले चुनाव की 42 सीटों से कम होकर केवल 17 सीटें ही हासिल कर सका। जरांगे पाटिल का सरकार के साथ मतभेद बना हुआ है और ओवैसी को उनके असंतोष को भुनाने का मौका दिख रहा है।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया था। उन चुनावों में इस गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई थी, जो कि एआईएमआईएम की थी। हालांकि इस गठबंधन को ज्यादा सीटें तो हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को खासा नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस एनसीपी को 48 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट बट गए। इस बार प्रकाश आंबेडकर ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है और ऐसे में ओवैसी को महाराष्ट्र में किसी नए पार्टनर की तलाश है। हाल ही में जरांगे पाटिल ने आगामी विधानसभा चुनाव में मराठा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने या महायुति प्रतियोगियों को हराने की दिशा में काम करने की योजना की घोषणा की। जरांगे की मांगों का समर्थन करते हुए ओवैसी ने उनकी सराहना की और प्रस्ताव आने पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार करने की इच्छा जताई। हालांकि चुनाव को लेकर दोनों के बीच कोई सीधा या औपचारिक संवाद नहीं हुआ है। ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर फिलहाल जरांगे पाटिल ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ये प्रस्ताव वगैरह की बात मुझे समझती नहीं। सभी जाति धर्म के पिछड़े लोगों के नेताओं को एक साथ खाना चाहिए। तेलंगाना के बाहर एआईएमआईएम की सबसे ज्यादा मौजूदगी महाराष्ट्र में ही है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में अपना खाता खोला था, जब उसके 2 विधायक चुने गए थे। 2019 में पार्टी ने पहली बार महाराष्ट्र से अपना सांसद लोकसभा में भेजा, जब इम्तियाज जलील औरंगाबाद सीट से चुनाव जीते। बीते लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम का वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं हो सका था और औरंगाबाद सीट हारने के पीछे ये एक मुख्य वजह मानी जा रही है। वैसे ओवैसी मनोज जरंगे पाटिल के अलावा फिर से एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।